तो जब भी हम किसी पर्सन की मैरिड लाइफ या मैरिज के बारे में बात करते हैं तो जन्म कुंडली का सप्तम भाव विवाह के लिए मुख्य भाव है। सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति के द्वारा ही हम किसी व्यक्ति के विवाह को जज करते हैं। सप्तम भाव सप्तमेश के किस प्रकार के संबंध कुंडली में बन रहे हैं, किस प्रकार की गोचर वहां आ रहे हैं, किस प्रकार की दशा आ रही है, इसके अनुसार ही किसी व्यक्ति की मैरिज की टाइमिंग को निकालते हैं। किंतु जब हम सप्तम भाव को देखते हैं ना, तो उससे पहले हमें एक बार लग्न पर भी निगाह जरूर डालनी चाहिए, लग्नेश पर भी निगाह जरूर डालनी चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव तो आपके जीवन साथी का भाव हो गया, आपके वैवाहिक सुख का भाव हो गया, किंतु यह सुख किसे मिलना है, विवाह किसका होना है, वह है आपका लग्न। अगर लग्न और सप्तम का संबंध बनेगा, लग्न और सप्तम आपस में एक दूसरे के सहयोगी होंगे, तभी किसी व्यक्ति का सही आयु में विवाह हो पाएगा और विवाह बहुत अच्छे से चल पाएगा। तो यहां पर हम सप्तम भाव से पहले लग्न पर ही एक दृष्टि डालते हैं, लग्नेश पर ही एक दृष्टि डालते हैं। हम देखते हैं यहां पर मकर लगन उदय हो रहा है। मकर लगन के स्वामी शनि है। आप देखेंगे जब भी किसी व्यक्ति के लग्न में मकर अथवा कुंभ राशि आएगी, किसी व्यक्ति का मकर अथवा कुंभ लगन में जन्म हुआ होगा, तब ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ में इश्यूज आते ही आते हैं। ऐसे लोगों का या तो विवाह देर से हुआ होता है या शादी के बाद किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती है। उसके रीजंस क्या हैं देखिएगा। मकर लगन शनि द्वारा शासित होता है, ठीक है, और इनके जो सप्तम भाव में राशि आती है वो होती है कर्क राशि, जिसके स्वामी हैं चंद्र। शनि और चंद्र नाड़ी ज्योतिष में इस योग को अर्धनारीश्वर योग कहा गया है। शनि और चंद्र के योग को नाड़ी ज्योतिष कहती है कि जब भी किसी कुंडली में शनि चंद्र किसी भी प्रकार से संबंध बनाते हैं, तब ऐसे व्यक्ति के मन में विवाह को लेकर वैराग्य उत्पन्न होता है और भगवान शिव का जो चरित्र है ऐसे व्यक्ति के अंदर होता है, जिस कारण कि कई बार ऐसे लोग खुद भी विवाह के लिए देरी करते हैं अथवा कुछ ना कुछ इन लोगों के कारण जीवन में ऐसे बनते हैं कि इनका विवाह अननेसेसरी डिले होता जाता है। जैसे कि भगवान शिव का संसारिक मोह माया में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो विवाह नहीं करना चाहते थे, फिर नारायण ने उनको समझाया, माता सती ने आराधना की, उनसे वरदान पाया विवाह के लिए, माता पार्वती ने आराधना की। कुल मिलाकर भगवान शिव का विवाह बहुत ही मुश्किलों से हुआ था। तो जब भी मकर लगन उदय होगा तो सप्तम भाव में चंद्र की राशि होगी, जिस कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। उसके बाद अगर हम कुंभ लगन देखते हैं तो कुंभ लगन के स्वामी भी शनि है और सप्तम भाव में जो राशि आती है वह आती है सूर्य की राशि। सूर्य और शनि में नैसर्गिक रूप से चतुरता ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है, इनके तत्व भी अलग हैं। तो ऐसे में जब कुंभ लगन होता है तब भी किसी व्यक्ति की शायद तो शादी देर से होती है, शादी के बाद कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं। तो लगन में शनि की राशि आना यह इंडिकेट करता है कि इस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत सामान्य नहीं होगा, बहुत सामान्य एज में इस व्यक्ति का विवाह नहीं होगा। पहला इंडिकेशन हमें ये मिलता है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो लग्नेश 12th हाउस में है। लग्नेश का 12th हाउस में जाना कहीं ना कहीं लग्न को कमजोर करता है। तो ऐसे में लग्न में शनि की राशि आना और लग्नेश का व्यय में जाना यह दिखाता है कि यहां पर कुछ ना कुछ इस व्यक्ति के जीवन में परेशानी है ही। अब वो किस तरह की है वो दिखाएंगे हमें अन्य भावों के प्लेसमेंट। अब विवाह से संबंधित अगर बात चल रही है तो हमने देखा लग्नेश तो कमजोर है, तो अब हमें सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति को देखना होगा। तो सप्तम भाव का स्वामी चंद्र है और चंद्र भी अपने व्यय में है। लग्नेश अपने व्यय में, सप्तमेश अपने व्यय में, दोनों ही अपने व्यय में चले गए, अर्थात लगन का भी नाश हुआ, लगन का भी लॉस हुआ और विवाह का भी लॉस हुआ। इसलिए यहां पर ये सीधा सा इंडिकेशन मिलता है कि इस व्यक्ति के लिए विवाह बहुत ही सामान्य आयु में नहीं होगा, कहीं ना कहीं डिले होगा। तो ये तो मैंने आपको पाराशरी के कुछ जनरल रूल्स बताए जो कि इस कुंडली में मिलते हैं। इसके बाद हम नाड़ी ज्योतिष के नियम पर आते हैं। नाड़ी ज्योतिष कहती है कि किसी पुरुष की कुंडली में जब भी हम विवाह को देखेंगे तो शुक्र, मंगल और गुरु की स्थिति से देखेंगे। इन 3 ग्रहों की स्थिति आपको बता देगी कि इस व्यक्ति की मैरिड लाइफ स्मूथ रहेगी या नहीं रहेगी, विवाह सही एज में होगा या लेट एज में होगा। जब भी आप देखेंगे शुक्र मंगल कुंडली में पीड़ित अवस्था में होंगे, तब ऐसे में कहा जा सकता है इस व्यक्ति का विवाह देरी से होगा और विवाह में प्रॉब्लम्स आएंगी। शुक्र और मंगल पर जब भी स्लो मूविंग प्लैनेट्स शनि, राहु,
केतु के प्रभाव आएंगे तब हम यह कह सकते हैं कि इस स्त्री पुरुष का विवाह देरी से होगा। शनि को देरी का कारक माना गया है, राहु कहीं ना कहीं परेशानियां क्रिएट करता है और राहु भी क्योंकि स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो ऐसे में जो कारक ग्रह शुक्र और मंगल हैं, इन पर जब स्लो मूविंग प्लैनेट का प्रभाव आ गया तो विवाह देरी से होगा। इस कुंडली में हम देखते हैं तो मंगल यहां पर खुद से शनि के साथ में बैठे हैं। मंगल शनि के साथ में बैठे हैं तो ठीक है, एक पहला प्राइमरी इंडिकेशन मिलता है कि शनि के साथ में मंगल है तो इस व्यक्ति का विवाह लेट हो सकता है। अब कितना लेट होगा ये तो नहीं कह सकते ना भाई, एक सामान्य एज मान लीजिएगा, वर्तमान समय के हिसाब से देखते कर चलते हैं 25 से 28 की एक सामान्य एज है, 30 तक लगा लीजिएगा। अब ये ऑलरेडी 37 का हो चुका है, तो ये कैसे जाने कि 37 तक इतना डिले होगा। उसके लिए और भी कुछ रूल्स हैं जिसके लिए हम प्रोग्रेशन यूज़ करते हैं, वो मैं भी आपको बताऊँगा। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा, इसलिए मैंने आज की ये वीडियो इस कुंडली पर लिए। अदरवाइज़ मैं क्लाइंट्स की कुंडलियों पर बहुत कम वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, तो अगर हम मंगल की स्थिति देखते हैं, मंगल शनि के साथ में बैठे हैं, तो पहला इंडिकेशन मिलता है कि मंगल पर एक स्लो मूविंग प्लैनेट का प्रभाव है, तो यहाँ पर विवाह डिले हो सकता है। दूसरा, अगर हम सप्तम भाव के स्वामी को देखते हैं तो सप्तम भाव के स्वामी पर भी शनि की दृष्टि आ जाती है, स्लो मूविंग प्लैनेट की दृष्टि आ जाती है, तो ये भी दिखाता है कि सप्तम भाव के जो फल हैं वो व्यक्ति को देरी से मिलेंगे, पहला इंडिकेशन। दूसरा, हम देखते हैं कि शुक्र यहाँ पर 25 डिग्री के हैं, राहु के साथ में बैठे हैं, अनदर स्लो मूविंग प्लैनेट, यानी कि मंगल पर शनि का प्रभाव आ गया, शुक्र पर राहु का प्रभाव आ गया, अर्थात विवाह के जो दोनों कारक ग्रह हैं शुक्र और मंगल, इन दोनों पर स्लो मूविंग प्लैनेट्स के प्रभाव आने की वजह से यहाँ पर इनके विवाह में देरी है। इसके बाद तीसरा ग्रह मैंने आपसे कहा था कि गुरु, पुरुष की कुंडली में गुरु को आपको जरूर देखना होगा। गुरु, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष कहती है कि गुरु आपका जीव कारक ग्रह है, अर्थात गुरु वह व्यक्ति है जिसकी ये कुंडली है। ठीक है, अब गुरु का विवाह किससे होना है? शुक्र से होना है, किसी स्त्री से होना है, तो गुरु से सप्तम भाव के स्वामी को आपको देखना पड़ेगा। गुरु से सप्तम भाव के स्वामी कौन है? शुक्र है। गुरु से सप्तम भाव के स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि में है, गुरु की राशि में, गुरु के व्यय भाव में है, गुरु से 12 चलेगा। अब आप देखिए कि इस कुंडली में लग्नेश अपने 12th में है, सप्तमेश अपने 12th में है, गुरु से सप्तम भाव का स्वामी गुरु से 12th में है, तो यहां पर ये सारी की सारी चीजें दिखा रही हैं कि विवाह में एक्सट्रीम डिले है। गुरु से सप्तम भाव के जो स्वामी शुक्र हैं उन पर भी राहु का प्रभाव है, एक स्लो मूविंग प्लैनेट्स का प्रभाव है, तो ये स्थिति सारी की सारी दिखाती है कि यहाँ पर विवाह में एक्सट्रीम डिले है। इसके बाद अन्य योग भी हम कंफर्म करते हैं। देखिएगा, एक योग और ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि जब भी शुक्र और सूर्य के बीच में 42 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस होगा, तब ऐसे में किसी व्यक्ति के विवाह होने में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं या विवाह बहुत देरी से होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सूर्य 12 डिग्री के हैं, यानी कि इस राशि में अभी 18 डिग्री सूर्य को चलना है, और शुक्र 25 डिग्री के हैं। 18 और 25 43 डिग्रीज का शुक्र और सूर्य के बीच में डिफरेंस है, जो कि अपने आप में एक बार फिर से कंफर्मेशन देता है कि इस कुंडली में एक्सट्रीम डिले के योग हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नाड़ी ज्योतिष में हम जिस प्रकार से योग बनाते हैं उसको भी समझते हैं कि किस तरह से ये कुंडली और दिखा रही है कि यहाँ पर मंगल और शुक्र जो कि विवाह के प्राइम कारक हैं वो किस तरह से यहाँ पर पिटे हुए हैं, जिस कारण कि इस व्यक्ति के मन में इतनी ज़्यादा निराशा जन्मी। आप देखेंगे यहाँ पर शनि 7 डिग्री के हैं, मंगल 8 डिग्री के हैं। ठीक है, और ये दोनों व्यय भाव में बैठे हैं, इनसे आगे बुध बैठे हैं 19 डिग्रीज के, बुध 19 डिग्रीज के। इस तरह से नाड़ी ज्योतिष में योग बनते हैं, ग्रह किस डिग्री पर हैं, किन किन भावों में बैठे हैं, उनके आगे कौन सा ग्रह बैठा है, पीछे कौन सा ग्रह बैठा है। इसको मैं अपने नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में, क्लासेस में बहुत ही डिटेल में समझाता हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे अपकमिंग नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं जो विवाह के प्राइम कारक ग्रह हैं मंगल और शुक्र, उसमें से पहले मंगल की अगर हम स्थिति देखते हैं तो मंगल के पीछे शनि है, आगे बुध है, अर्थात मंगल 2 शत्रुओं के बीच में हैम्ड हो गया है, जिसको शत्रु कर्तरी योग कहते हैं। ऐसे में मंगल की पूरी एनर्जी शनि और बुध खत्म कर देते हैं। जब हम प्रोग्रेशन थ्योरी का यूज करते हैं तब हम देखते हैं कि मंगल को शुक्र तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। हम देखते हैं मंगल यहाँ पर 8 डिग्रीज के हैं, मंगल को शुक्र तक अपने प्रोग्रेशन में पहुंचने के लिए बुध को क्रॉस करना पड़ेगा, सूर्य को क्रॉस करना पड़ेगा, राहु को क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाकर वो शुक्र के पास पहुंचेंगे। तब ऐसे में क्योंकि
मंगल पीछे से ऑलरेडी कमजोर है शनि के कारण, आगे बुध है, सूर्य एक सपोर्टिव प्लैनेट है, उसके बाद राहु है जो अपने आप में एक नेगेटिव प्लैनेट है, जो कि मंगल को लगातार कमज़ोर कर रहे हैं। अर्थात इस व्यक्ति की लाइफ में उस तरह की कंडीशंस क्रिएट होंगी जिनकी वजह से यह व्यक्ति जल्दी से किसी लड़की से विवाह नहीं कर पाएगा, इसकी शादी फिक्स नहीं हो पाएगी। उसके बाद अगर हम मंगल शुक्र को देखते हैं तो मंगल शुक्र एक दूसरे से 4-10 के एक्सिस पे बैठे हैं। 4-10 के एक्सिस पर जब भी किसी कुंडली में मंगल शुक्र बैठते हैं तब वहाँ पर भी विवाह में लेट दिखाते हैं। 1-8 के एक्सिस पर बैठे, 6-1 के एक्सिस पर बैठे, तो ऐसे में ये स्थिति डिले को शो करती है। तो इस कुंडली में अगर हम डिले वाले योग देखें तो लगभग सारे के सारे योग इस कुंडली में डिले वाले लग रहे हैं, जिस वजह से इतना एक्सट्रीमली डिले हुआ है। अब बात आती है कि ठीक है डिले है, दिख रहा है, अब ये डिले डिनायल में तो कन्वर्ट नहीं होगा, बड़ा प्रश्न है भाई। ठीक है डिले है, मगर क्या ये डिले डिनायल में कन्वर्ट होगा? तो ऐसे में मेरा यहाँ पर विचार ये है, इस कुंडली में डिले एक्सट्रीम डिले है किंतु यहाँ पर डिनायल नहीं है। डिनायल क्यों नहीं है? हम देखते हैं कि मंगल यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक है, लग्नेश यहाँ पर वीक है, सप्तमेश यहाँ पर वीक है, किंतु इस कुंडली में मंगल और गुरु में एक्सचेंज है। हम देखते हैं कि मंगल का प्रोग्रेशन शुक्र तक बहुत वीक है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर कमज़ोर है, किंतु मंगल और शुक्र गुरु के बीच में यहाँ पर एक्सचेंज है। इस एक्सचेंज के कारण मंगल अपनी राशि में प्रभाव लेता है, और मंगल जब अपनी राशि में प्रभाव लेता है तब शुक्र को यहाँ पर मंगल के लिए एक क्लियर वे मिल जाता है। तो ऐसे में ये कुंडली दिखाती है कि यहाँ पर एक्सट्रीम डिले तो है किंतु यहाँ पर डिनायल की स्थिति नहीं बनेगी। अब जब यहाँ पर डिनायल की स्थिति नहीं है तो प्रश्न आता है कि इस व्यक्ति की शादी कब होगी। तो मोटा मोटा प्रोग्रेशन तो ये कहता है कि 41 के आसपास इस व्यक्ति की शादी होनी चाहिए। प्रोग्रेशन और ट्रांजिट कैलकुलेशन ये कहती है। वर्तमान में अगर हम गुरु का ट्रांजिट देखें तो वर्तमान में गुरु मिथुन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। 37 इस व्यक्ति की एज ऑलरेडी हो चुकी है जो डिले दिखाता है 41 के आसपास तक का डिले दिखाता है। तो क्योंकि इस समय गुरु सप्तम भाव में सप्तमेश के ऊपर ट्रांजिट कर रहे हैं और आगे सप्तम भाव में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर स्थिति ये दिखाती है कि अगले 2 साल इस व्यक्ति के लिए विवाह के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। अगर ये व्यक्ति प्रयास करेगा तो इन 2 सालों में विवाह इस व्यक्ति का हो सकता है, अदरवाइज फिर इसको 40 तक वेट करना होगा। 40 क्रॉस करने के बाद इसका विवाह होगा जब गुरु कन्या राशि से गोचर करेगा। ठीक है, 2 ही पॉइंट है, या तो ये गुरु के कर्क राशि के रहते रहते यहाँ पर विवाह कर ले, या फिर जब गुरु यहाँ अष्टम भाव में होगा तब पॉसिबिलिटी बहुत वीक दिखती है, फिर यहाँ जब कन्या राशि में आएगा तब यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी विवाह की। ठीक है, अब जिस समय इस व्यक्ति ने मुझे कॉल किया उस समय की मैंने प्रश्न कुंडली है, क्योंकि होता क्या है कि जन्म कुंडली तो एक बहुत विस्तार है, आपकी पूरी की पूरे जीवन का एक विस्तार है। आपके जन्म से लेके आपकी 80-90 साल की 60 साल की जो भी आयु है उसके बारे में बताती है। प्रश्न कुंडली हमें वर्तमान स्थिति दिखाती है कि वर्तमान में इस व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है। ये जो प्रश्न इस व्यक्ति ने पूछा है, इस प्रश्न के पीछे की स्थिति क्या है, ये सारी की सारी स्थितियाँ हमें प्रश्न कुंडली दिखाती है। तो इस व्यक्ति ने मुझे कॉल किया था 21 जुलाई 2025 को शाम को 8:28 और 53 पर। मैंने उसी समय की प्रश्न कुंडली बनाई। और प्रश्न कुंडली में आप देखेंगे, प्रश्न कुंडली क्या ना, कई बार जन्म के संशोधन का भी एक मार्ग बनाती है कि इस व्यक्ति ने जो हमसे प्रश्न पूछा है वो सही है या नहीं है, इस व्यक्ति ने जो बर्थ डिटेल हमें दी है वो सही है या नहीं है। आप देखेंगे इस कुंडली में लगन कौन सा था, मकर लगन है। प्रश्न कुंडली में भी आप देखेंगे मकर लगन ही है। तो ये स्थिति हमें बताती है कि प्रश्न कुंडली वास्तव में सटीक लगी है। उसके बाद लग्नेश किस राशि में था, गुरु की राशि में था, और यहाँ पर भी लग्नेश गुरु की राशि में। तो ये सारी की सारी स्थितियाँ बताती है कि प्रश्न कुंडली एकदम सटीक लगी है। वहाँ पर लग्नेश किसके साथ था, मंगल के साथ था। यहाँ पर मंगल की दृष्टि आ जाती है, अष्टम दृष्टि आ जाती है। तो जब इस तरह के इंडिकेशंस मिलते हैं प्रश्न कुंडली में, तभी हम प्रश्न कुंडली में आगे बढ़ते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति ने जो अपनी बर्थ डिटेल दी है वो सही है, इस व्यक्ति के जन्म का समय सही है, और इस व्यक्ति ने जो प्रश्न पूछा है वो एकदम सही है। इसके बाद क्योंकि विवाह से संबंधित प्रश्न था
तो कहीं ना कहीं हमें सप्तम भाव को देखना बहुत ज़रूरी है। तो सप्तमेश, चंद्र पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव विवाह का एक सपोर्टिव भाव है, शुक्र के साथ में बैठे हैं जो विवाह के प्राइम कारक ग्रह हैं। तब ऐसे में ये भी दिखाता है कि प्रश्न विवाह से संबंधित है और यह प्रश्न कुंडली अब हमें विवाह होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें बताएगी। तो वर्तमान में जो स्थिति है, जो मैंने इनसे पूछा, मैंने जो स्थिति है, क्योंकि आपके प्रश्न कुंडली के सप्तमेश पंचम भाव में बैठे हैं, शुक्र के साथ में बैठे हैं, तो वर्तमान में हो सकता है कि आपका किसी लड़की के साथ में कोई संबंध चल रहा हो, कोई बातचीत चल रही हो, तो वो चीज़ें यहाँ पर फ्रूटफुल होने की स्थिति है। और गुरु वर्तमान में आपके 6th हाउस में प्रश्न कुंडली में भी आगे सप्तम भाव में आएंगे, तब यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। अब हालांकि प्रश्न कुंडली का सप्तम भाव बुध के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, सूर्य के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, और अष्टम भाव में मंगल और केतु का योग बन रहा है, और मंगल केतु बहुत ही क्लोज डिग्री पर है। ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है वैवाहिक जीवन के लिए, किंतु फिर भी क्योंकि 5-7 का योग बना, 5-7 का योग बना है, इसलिए यहाँ पर ये स्थिति बनती है। और नवमेश स्वयं से सप्तम भाव में बैठे हैं, इसलिए यहाँ पर वैवाहिक संबंध देने की स्थिति अगले 2 साल में इस कुंडली में है। और यहाँ पर एक और इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ पर इस व्यक्ति के अगर वैवाहिक संबंध नहीं होते तो हो सकता है किसी लड़की के साथ प्रेम संबंध हो, और वो प्रेम संबंध शारीरिक संबंध में बदल सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि नवमेश खुद से सप्तम भाव में बैठे हैं, 5 और 7 का योग है, तो 5-7 प्रेम संबंध और नवमेश सप्तम भाव में बैठना, अर्थात उन प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं शारीरिक संबंध बनना, ये स्थिति यहाँ पर दिखाता है। तो इस तरह से लग्न कुंडली और प्रश्न कुंडली के माध्यम से हम किसी व्यक्ति के वर्तमान जीवन के बारे में, व्यक्ति के जीवन में चल रही घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। अब एक और विशेष चीज़ है, आप देखेंगे इस कुंडली में ना शनि मंगल के ऊपर चंद्र की दृष्टि है, जो कि सप्तमेश है। चंद्र क्या है? माता का कारक है। चंद्र के ऊपर मंगल और शनि की दृष्टि आना, अर्थात माता का स्वभाव कुछ ना कुछ इस प्रकार का है, जो कि ये दिखाता है कि माता इसके विवाह में कहीं ना कहीं एक अड़चन बनी हुई है। और क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी 6th हाउस में है, 6th हाउस ऋण बंधनों का भाव है। जब हम पूर्व जन्म के ऋण बंधन देखते हैं तो वहाँ पर चंद्र का 6th हाउस में आना, सप्तम भाव का स्वामी होकर, माता का कारक होकर, उस पर शनि मंगल की दृष्टि आना, ये दिखाता है कि पूर्व जन्मों में कहीं ना कहीं माता के साथ कुछ इस तरह के संबंध रहे हैं, जिस कारण कि माता स्वयं से इस व्यक्ति के विवाह में एक बड़ी अड़चन बनी हुई है। फिर इन्होंने बताया भी कि कहीं ना कहीं ये हमेशा होता है कि फैमिली अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी रिजेक्ट कर देती है, फैमिली की तरफ से चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं, माता जी की तरफ से काफ़ी समस्याएं आती हैं। तो खैर, ये तो हमारे कर्म हैं जो हमारे सामने आते हैं, पूर्व जन्मों के ऋण बंधन है जो हमारे सामने आते हैं। फिर भी ये कुंडली दिखाती है कि डिनाइल तो नहीं है, अगले 2 साल में प्रयास करेंगे तो हो जाएगा, अदरवाइज़ 40 की बात होगा।